Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear child, हम जो बात कर रहे थे हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी और कुछ केमिकल रिएक्शंस को हमने बेस मान करके उनके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन से आपको रूबरू करा देना चाहता हूँ। कैसे किस तरह की वो इक्वेशन है आप उसके बारे में देखें, बहुत आपको मतलब अच्छा सा लगेगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास में आपके लिए, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम जो है बात करने वाले हैं और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 2a + b goes to goes to c, this 3c यूटेंस 3c। और यहाँ पर आपको दे दिया गया है, इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c दिया, रेट ऑफ यहाँ से कह दिया है इफ द rate of appearance of C is 1.3 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse. You know very well the unit of rate of reaction is mole liter inverse second inverse always. यही होती है, अगर नहीं पता हो तो मैं कैलकुलेट करके बता दूं। ये होता है फॉर्मूला dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन का। तो x क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमेशा मोल पर लीटर, यही होती है। अपॉन नीचे क्या है टाइम है, टाइम की क्या होती है हमेशा सेकंड होती है। तो मोल को लिखोगे आप, ये अपॉन में है, नीचे आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा तो दैट इज ऑल्सो इनवर्स। अंडरस्टैंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इनके बारे में हमें बात करनी है। रेट ऑफ रिएक्शन दिया है आपको और वो भी रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है, अपीयरेंस। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 1.3 into 10 to the power minus 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपसे कहा है कैलकुलेट, आपसे कहा है calculate the rate of disappearance, calculate the rate of disappearance of A। ये आपको दिया गया है, calculate the rate of disappearance of A। A का रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। रेट ऑफ अपीयरेंस आपको सी दिया गया है कि यानी किस रेट से सी बना है और किस रेट से ए डिसअपियर हुआ है आपको कैलकुलेट करना। मैंने ये बताया था कि जिस रेट से कोई भी चीज़ बनती है उसी रेट से कोई चीज़ जो डिक्रीज हो जाती है ना। लेकिन माय डियर चाइल्ड, यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो सी के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 है और यहाँ पर ए के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 है, यानी कि कहानी पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट करके आप फॉर्मूला अपना लगा दीजिए जो आपसे आता है, रेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस में आएगा, रेट डी और कितने में आएगा ये देख लीजिए 1/2 आएगा, डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी। आएगा नहीं आएगा ये बताइए पहले आप। ए के लिए आप इसी तरह से तो लिखोगे। अब नेक्स्ट पे आप चलते हैं सी पे, क्योंकि सी से उसके कंपेयर क्यों है, सी से कंपेयर, क्योंकि जो सी है वो एक प्रोडक्ट है और उसका रेट ऑफ अपीयरेंस यानी वो किस तरह से अपीयर हुआ है उसका रेट दिया हुआ है। जिस रेट से वो अपीयर हुआ होगा तो ए उसी रेट से डिसअपियर हुआ होगा और उसके मॉलिक्यूल्स के हम रिगार्डिंग उससे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, 1/3 प्लस में आएगा और डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी। आप इसको इस तरह से लिखोगे। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये अपीयरेंस का डिसअपियरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो आप इसको यहाँ पे इसी तरह से छोड़ दीजिए, डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन और डी टी गोज टू, ये जो आपका 2 है यहाँ से नीचे से ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/3। अब ये इसकी इतनी वैल्यू आपको दे रखी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। यस, आपके पास में इतनी वैल्यू है 1.3 into 10 to the power minus 4। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 सा 26 होते हैं, 2.6/3 into 10 to the power minus 4। जब आप इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा, 3 8 सा 0.8, 3 8 सा 24 होते हैं, 2 बच गया, 3 6 से 18 होते हैं, into 10 to the power minus 4। एक और पावर बढ़ा लो, 8.6 into 10 to the power minus 5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस इज द आंसर माय डियर। ऐसे करना है, वेरी इजी थिंग। केमिकल काइनेटिक्स मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री के जो आपका ये फिजिकल का जो मतलब फिजिकल क्वांटिटेटिव जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे सॉल्यूशन है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जैसे ये केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स इज मोर इजी। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करने के लिए बहुत मज़ा आपको आने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर है, भरोसा रखें, बहुत एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बशर्ते आप जो है थोड़ी सी मेहनत कीजिए। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, बड़ी ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो। आप अपनी वीडियोस को जरूर देखिए, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर के अगले टॉपिक पर आपको लेकर के चलता हूँ।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। रही चीज और कुछ न्यूमेरिकल्स की, वो भी कराएंगे इसकी, कल मैं आपको दूंगा इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए और दूंगा। तो यहाँ देखिए आपको एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक टॉपिक है रेट लॉ। ये रेट लॉ, रेट लॉ आप किस तरह से, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन चैप्टर था इक्विलिब्रियम, उसमें आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो उसमें टॉपिक पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसमें भी यही था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। आप याद करने की कोशिश करें, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेट लॉ। देखिए ऐसे मान के चलिए आप कि कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक है, प्लस बी, दो रिएक्टेंट, दोनों किसी प्रोडक्ट में चले जाते हैं, ए प्लस बी मिलकर के दोनों किसी प्रोडक्ट में चले जाते हैं। आप इसको कैसे लिखोगे, रेट लॉ में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। रेट लॉ, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, क्या है रेट लॉ, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। Rate law is the expression which expresses the molar concentrations of the reactant. Try to understand. In terms of their powers, in terms of their powers, उनकी powers के terms में. So rate law may be defined as the rate law is the expression which expresses the rate, which expresses the molar concentrations of the reactant in terms of their powers. तो आप इसको कैसे लिखेंगे, rate is directly proportional to active mass of the in terms of molar concentration which expresses the molar concentrations of reactant in terms of their power। तो इसकी पावर क्या आने वाली है, अगर मान लीजिए कि ये ए था और ये बी था, तो इसकी पावर क्या होगी, ए होगी, मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ बी की पावर। आप इसे दिस इज रेट लॉ। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप ऐसे लिखो, रिएक्टेंट्स को आप इस तरह से याद रखें। अगर पावर ये नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ यहाँ पर कुछ होगा जरूर इससे डेफिनेटली पावर बननी है। मान लीजिए 2 है तो ए की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 5 है तो बी की पावर 5 हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ देयर पावर्स। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पावर, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ में मैंने इसको, अब जब आप इस रेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल रहेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। अब आपको पता है रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है और ये क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी है, बट के का नहीं पता, क्या के क्या है, व्हाट इज के। तो अब हम के पर बात करेंगे, के रेट कांस्टेंट है। अब इसके डिफाइन पढ़ेंगे, रेट लॉ हो गया आपका, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पावर। ठीक, अब बात आ जाती है यहाँ पर, ये के क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट के बारे में कैसे बात करने वाले हैं, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऐसे मान लीजिए, इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी एक बार ली, इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी एक बार ली, तो रेट इज इक्वल टू आपके पास में क्या बचा, के बचा, क्या बचा, रेट इज इक्वल टू के 100 बेस, एब्सोल्युटली के ही बचेगा, और क्या बच सकता है आप खुद देख लो, आराम से चेक कर लो, रेट इज इक्वल टू के बचेगा, क्योंकि ये भी 1 कर दिया आपने, ये भी 1 कर दिया। तो अब बात आ जाती है इसकी डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड है, बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। रेट लॉ भी, रेट कांस्टेंट भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यही तो सब टॉपिक है जो लगातार रेगुलर आते रहते हैं। रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज, रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ही है ना ये, रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ले लिया आपने पहले, यूनिट तो मान लिया था आपने पहले, 1 नहीं माना है,
The rate constant may be defined as the rate of reaction when the molar concentrations of each of the reactant is taken as unity. The rate constant may be defined as the rate of reaction when the molar concentrations of each of the reactant is taken as unity. That is called rate constant. It is represented by K. याद रखना, ठीक है? ये रेट कांस्टेंट, ये सारी केमिकल रिएक्शंस में आपको रेट कांस्टेंट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब बात आ जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर क्या है? क्या है ऑर्डर? ऐसे मान के चले आप, कोई रिएक्शन हुई, ठीक है, CH3COOH और NaOH के बीच, ये एक एसिड है, एक बेस है। इट विल गोज टू CH3COONA प्लस H2, CH3COOH प्लस NaOH गोज टू CH3COONA प्लस H2O। ये बन गया। आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये रिएक्टेंट है, इनको इधर आप रेट में जब आप इनको लिखोगे तो रेट गोज टू कैसे करके लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ CH3COOH की पावर 1 एंड एक्टिव मास ऑफ NaOH की पावर 1। चेक कर लीजिए, 1 ही तो है दोनों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही तो है, यस एक ही लिखा जाएगा। तो आप जब इसे ओपन करोगे तो रेट इज इक्वल टू K जरूर आएगा, और CH3COOH की पावर 1 एंड NaOH की भी पावर 1। यह आ गया। अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जिस टॉपिक पर थे वहाँ तो है नहीं, पता नहीं क्या क्या सोल्व कर रहे हैं ना, यही सोच रहे हो ना? हाँ यही सोच रहे हो। लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सोल्व भी हो गए, लेकिन कैसे करेंगे आप इसे डिफाइन? कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को? An order of reaction may be defined as the sum। देख लो सम ही है क्या? An order of reaction may be defined as the sum of exponents, ये power, the sum of exponents or power of the molar concentrations of the reactant when these are taken as according to rate law। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन रेट ला के अकॉर्डिंग ली जाती है तो जो सम होता है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, द सम, ये रहा सम, द सम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस, द सम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन दीज आर अकॉर्डिंग टू रेट ला। जब क्या ये अकॉर्डिंग टू रेट ला होते हैं, रेट ला की अकॉर्डिंग मैंने लिखी है, और ये रहा सम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन दीज आर टेकन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के समझाना चाहता हूँ, ठीक? तो आप पहले जीरो ऑर्डर के देख लें, जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल के तौर पर H2 गैस, Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 2HCl भी गैस। आप इसको रेट में जब लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ही तो लिखोगे, तो रिएक्टेंट क्या क्या लिखोगे? एक्टिव मास ऑफ H2, ठीक, की पावर 0 एंड एक्टिव मास ऑफ Cl2 की पावर 0। अब आपके मन में ये वाली बात आ गई होगी कि सर ये ऐसे कैसे हो गया? आपने थोड़ी देर पहले तो थोड़ी देर पहले लिखे थे तो CH3COOH की पावर 1 लिखी थी और NaOH की पावर भी 1 लिखी थी, लेकिन यहाँ H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0 क्यों? बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द सनलाइट बट नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2। The rate of reaction is not depend on the concentration of H2 and Cl2। तो ये हो गई आपकी जीरो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू, जब आप निकाल के लाओगे ना इसका, तो K मल्टीप्लाई 0 बैठेगा, यानी कि रेट इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर।
जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी माय डियर चाइल्ड। Zero order reactions are those chemical reactions in which the rate of reaction is directly proportional to the zero power. What am I want to say? डेफिनेशंस को तरह तरह से याद करने की कोशिश करो। हर एक मैं आप बता रहा हूँ आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो जीरो ऑर्डर के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जीरो पावर ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऐसे कह लीजिए। दीज आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और ये एक एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट है, क्योंकि ये प्रोमोट कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द सनलाइट बट नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सन एंड दिस। अंडरस्टैंड? दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल दूं? यस दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस गोज टू 2NH3 गैस एंड हेयर आयरन एंड मोलिब्डेनम प्रोमोटर इज देयर। Some temperature is also here, डिग्री सेल्सियस है 280 इम्प्रेस। अब कैसे लिखोगे इसे? कैसे लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ N2 एंड जीरो पावर ऑफ S2, जीरो जीरो। Why? Because of rate of reaction will be depend on the concentration of this catalyst but not depend on the concentration of this one and this one. तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल जीरो ऑर्डर के हैं माय डियर चाइल्ड, याद रखना, दोनों जीरो ऑर्डर के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का भी दिखाइए। चलिए फर्स्ट ऑर्डर का भी दिखाई दे देते हैं। तो जब CH3 COO C2H5 की केमिकल इक्वेशन वाटर के साथ होती है, जब वाटर करता है रिएक्शन इथाइल एसीटेट के साथ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। CH3 COO C2H5 plus H2 then it goes to CH3 COOH plus C2H5OH। कैसे लिखेंगे आप? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5 की पावर 1 एंड एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 0। क्यों? क्योंकि वाटर की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती स्टूडेंट्स, वाटर अपने आप में न्यूट्रल है। यू नो वेरी वेल, यू नो बेटर, आपको बेहतर पता है इस बारे में कि वाटर की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, तो वाटर की तो जीरो रहेगी। तो यहाँ पर रेट जब आप इसका देखेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर? फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिफाइन कैसे देंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ एक्टिव masses of reacting substance. A first order reaction may be defined as those chemical reactions in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of active masses of reacting substance. Such reactions are known as first order reaction. तो ये first order reaction, ये first order reaction। Understand? कई बार क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन से मैं आपको हल्का सा रूबरू करा देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसमें अब आपको हल्का सा ज़रूरत है कुछ, क्या कहते हैं उसको, ट्विस्ट। ट्विस्ट कहते हैं ना, ट्विस्ट, कि ट्विस्ट नहीं है लाइफ में, ट्विस्ट ट्विस्ट दे दो भाई। क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन है प्यारे, कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कह दिया? कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which has the rate expression, जिसके पास में है रेट एक्सप्रेशन। क्या क्या रेट एक्सप्रेशन है? ए में है रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर 3/2। एक तो ये दे दिया, चलो दूसरा भी जल्दी बताएंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा, क्या था बताया कि मैंने डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स और पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर पावर। तो आपको याद होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या क्या है इसकी वैल्यू, 1/2 प्लस सम, द सम ऑफ द पावर, ये रहा ना द सम ऑफ द पावर
N3/2 कितना हो रहा है बोलो, ऐड कर दीजिए। 2 आ गया एलसीएम, 2 1 सा 2, 2 1 सा 1, 3 सा, टोटल कितना आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 आ गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक और दिया है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। सॉल्व, मुझे पता कर लेंगे, लग गए होंगे आप बहुत जल्दी से पेन लेकर के, मुझे पता है बहुत स्मार्ट हो रहा है, अच्छा वर्क कर रहे हो, थैंक यू, अच्छा पढ़ रहे हो। जैसे आपसे उम्मीदें की गई है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाना। ठीक है, रेट इज इक्वल टू, बताइए, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स और पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, आपको पता है। तो लेट्स गो, 3/2 प्लस वो कितना है, तो भाई -1 हो गया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम कितना आ गया दोनों का, 2 आ गया आई थिंक, 2 1 सा 1, 3 सा 3, -1 2 सा 2, तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। बस यही है इसके लिए, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब तो हाफ ही है। आंसर क्या है इसका जी, 1/2 ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो बता देना, नहीं आया हो तो बता देना, अंडरस्टैंड। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, क्या है वो टॉपिक अब देखिए, और बाकी वर्क मैं कल दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना लो। पहले आप अपने नोट्स मजबूत कर लीजिए, बहुत समझदारी के साथ बढ़िया करके स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाइए, बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाइए कि जब भी पढ़ने की आपको नीड हो तो बस पढ़ करके बिल्कुल एकदम सारी यादें एकदम ताज़ा हो जाएं, इस तरह से नोट्स अपने तैयार कर लें। तो आज को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, भाई देखिए, जब कोई दो टॉपिक बनते हैं तो आपको पता है डिफरेंस तो होना ज़रूरी है, जब तक डिफरेंस नहीं होगा तो फिर कंपटीशन कैसे होगा, तो डिफरेंस के नज़रिए ज़रूर देखना चाहिए ना। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as the change in concentration of any one of the reactant with time। यही है, रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as the change in the concentration of any one of the reactant or product with time, that is called rate of reaction। एक, change in concentration of any one of the reactant or product, यही है ना विद टाइम। इसके बारे में क्या ख्याल है, रेट कांस्टेंट may be defined as the rate of reaction when the molar concentration is taken as unity, यही है क्या। The molar rate constant may be defined as the rate of reaction when the molar concentration of the reactant is taken as unity, जब किसी भी रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है जब वो इकाई मान ली जाती है। सेकंड, इट इज डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इस पे आ जाओ। इट इज इंडिपेंडेंट ये नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, नो। इट्स यूनिट, बताओ, पता है आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, इसकी चेंज होती रहती है विद ऑर्डर। रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो ऑर्डर के साथ साथ चेंज होती रहती है, जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और है, सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ और है, और थर्ड ऑर्डर के लिए कुछ और है। फोर्थ ऑर्डर होता नहीं है, घबराइए मत, फोर्थ ऑर्डर नहीं होता, बस ऑर्डर मैक्सिमम 3 होती है, 3 से ज़्यादा ऑर्डर हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है ना। हाँ, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी ऑर्डर, ये बात भी आपको बताएंगे हम, बिल्कुल बताएंगे। अब माय डियर एक टॉपिक आ गया है आपके लिए, नया टॉपिक है बिल्कुल, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन।
अगर सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करूँ, ये कंटेनर है, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी हो सकते हैं, लाख, मिलियंस। जब रिएक्शन होती है ना तो जितने मॉलिक्यूल्स एक केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर जो मान लो 5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, बताओ, 5 होगी। अगर 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, 2 होगी। 1 कर रहा है तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, 1 होगी। और कोई भी नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं होगी। और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 कभी हो नहीं सकती, याद रखना। क्यों? क्योंकि हर हाल में केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट करेगा, तभी उसकी मोलिकुलरिटी कैलकुलेट की जा सकती है, बनना। तो माय डियर, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड है, द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेक पार्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आप ऐसे कह सकते हो, यही कह सकते हो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड्स टू विद ईच अदर टू मेक ए केमिकल रिएक्शन। The molecularity of a reaction may be defined as the total number of the molecules which colloids to each other, जो एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं simultaneously, एक साथ, to make a chemical reaction, एक chemical reaction बनाने के लिए, that is called molecularity of reaction. The molecularity of reaction may be defined as the total number of molecules to which colloids to each other simultaneously to make a chemical reaction, that is called molecularity of reaction. Understand? समझ में आया, वो उम्मीद करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गोज टू HCl3 गैस। माय डियर, यहाँ पर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ऐसे नहीं लिखी जाएगी कि 1 2 4 5 6, नो। यहाँ पर बताया जाएगा कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब यूनिमोलिकुलर है रिएक्शन, बाई मोलिकुलर है, ट्राई मोलिकुलर है, टेट्रा मोलिकुलर। तो यहाँ माय डियर चाहे ये जो रिएक्शन है ना, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, ये एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक इसका 2 ने पार्टिसिपेट किया है, तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन बाई। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं N2 गैस और G3H2 गैस Fe और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, तो ये बन गया 2NH3 भी गैस। तो यहाँ पर इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है माय डियर, ये हो गई टेट्रामोलिक्यूलर, टेट्रामोलिक्यूलर है। क्यों? 3 इसके और 1 इसका, 4 हो गए ना, 4 द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड्स विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू मेक ए केमिकल रिएक्शन। तो वो 4 हैं जो एक साथ टकराए हैं केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये कभी भी 0 नहीं हो सकती और 3 से ज़्यादा हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, इनके दोनों के डिफरेंस के बाद अब हम करेंगे मंडे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।